दोस्तों, वो लोग जो मणिपुर का रास्ता नहीं जानते, पूर्वोत्तरों के राज्यों की राजधानी शायद जानते हो लेकिन कोई दूसरे शहर का नाम तक नहीं बता सकते। उनके लिए एक जानकारी मैं बता दूं कि मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है और जो ये मणिपुर जल रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। आखिर मणिपुर में ऐसा क्या है कि वहाँ की जनजातियां आपस में सदा ही लड़ती रहती है। इसके लिए हम जानते हैं मणिपुर में हो रहे जनजातियों के आपसी संघर्ष का इतिहास और जानते हैं किन कारणों से ये समस्या उत्पन्न हुई। तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मणिपुर में इस लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है, तो हम जाते हैं उस समय में जब भारत गुलाम था। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर भी कदम बढ़ाए, जहां उनको चाय के साथ तेल भी मिला। उनको इस पर डाका डालना था और उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सरल है और वे लोग वैष्णव सनातनी है। परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से अलग है और इन सीधे साधे लोगों के पास बहुमूल्य संपदा है। इसके बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह काटने को सोचा। इसके लिए अंग्रेज लोग ले आए इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था। इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा से आगे नहीं रह सकता। परंतु इसके उलट अंग्रेजों ने अपने भवन बनाए और अंग्रेज अफसरों को रखा जो चाय की पत्ती उगाने और उसको बेचने का काम करते थे। इसके साथ ही अंग्रेजों ने देखा कि इस इलाके में कोई भी ईसाई नहीं है, इसलिए उन्होंने ईसाई मिशनरी को उठा उठा के यहाँ भेजा। मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों को आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू किया। जब खूब लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए तो अंग्रेज इसको ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। साथ ही अंग्रेजों का ये भी सपना था कि पूर्वोत्तर से वो चीन, भारत और पूर्वी एशिया पर नजर बनाए रख सकेगा। इसके बाद अंग्रेजों ने एक और चाल चली। उन्होंने धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया और उनको कई सरकारी सुविधाएं भी दी। धर्म परिवर्तित करने वाले लोगों को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैती समाज कहा जाता है। गुलाम भारत में उस समय इतने अलग राज्य नहीं थे और बहुत सारे नागा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए थे। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वाले लोगों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक या फिर बराबर हो गई। यहाँ के मूल लोग सदा अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके का भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे। लेकिन वो मैती हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों की संख्या अधिक करने में कामयाब रहे। मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नागा का कब्जा हो गया, जबकि 10% पर ही मैती रह गए। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई कुकी लोगों को कब्जा करने दिया। अब आते हैं आज़ादी के बाद वाली सिचुएशन पर। आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैती समाज को कोई भी छूट नहीं दी। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नागा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया। इस एक्ट में ये भी प्रावधान था कि जिसमें 90% कुकी और नागा वाले कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं और जमीनें खरीद सकते हैं। परंतु 10% इलाके में रहने वाले मैती हिंदुओं को ये सब अधिकार नहीं था। यहीं से मैती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार भी पूर्वोत्तर के हालात ठीक करने वहां नहीं गए। उधर ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नागा को हथियार देने लगी, जिसका उपयोग वो भारत के विरुद्ध तथा मैती वैष्णवों को भगाने के लिए किया करते थे। मैथियों ने भी उनका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन के मुकाबला किया। सदा से इस इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही है और वो कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थन में रहे हैं। क्योंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजाति के अपने अस्तित्व की थी तो उन्होंने अलग अलग फ्रंट बनाकर हथियार उठा लिए। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसके कारण मिजो जनजातियों में सशस्त्र विद्रोह हुआ। बिना दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नागा और म्यांमार से भारत में अवैध रूप से आए चिन जनजातियों से लड़ाई करते रहे। जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरी के साथ मिलकर म्यांमार से आए इन चिन जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में और जंगलों की नागरिकता देकर बसा दिया। ये चिन लोग ISI के पाले कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थक थे तथा वैष्णव मैथियों से लड़ते रहते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था, जिसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकाला गया और एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया। परंतु राजेश पायलट और सुरेश कालमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने लोगों की जान ली।
इसके बाद विद्रोह और खूनी तथा सशस्त्र हो गया। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व में आने से आईएसआई के एक्शन को झटका लगा, परंतु म्यांमार उसका एक खुला एरिया था। उसने म्यांमार के चिन लोगों को मणिपुर में एंट्री कराया, जिसका कांग्रेस तथा उधर म्यांमार के अवैध चिन लोगों ने जंगलों में डेरा बनाया और वहां ओपियम यानी अफीम की खेती शुरू कर दी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चिन लोगों की अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल का मैदान बन गया। म्यांमार से आईएसआई तथा MI6 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बड़ी जनसंख्या नशे की आदी भी हो गई। नशे के साथ उन्होंने हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब बात है दोस्तों उस सिचुएशन पर जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया। NSCN तथा भारत सरकार के बीच हुए नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई, भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए और भारत सरकार ने वहां अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हुए, भारत के प्रति यहाँ के लोगों का दुर्भाव कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई और वहां से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग सफाया हो गया। इसके कारण इन पार्टियों का एक प्रमुख धन का स्रोत जो कि अफीम था तथा हथियार की तस्करी थी, वो चला गया। इसके कारण इन लोगों के लिए किसी भी तरह पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति फैलाना जरूरी हो गया था, जिसका ये लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अब बात करते हैं हाल ही की 2 घटनाओं के बारे में। मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अब मैती जनजाति को एसटी का स्टेटस मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि नेहरू के बनाए फॉर्मूले का अंत होगा, जिससे मैती लोग भी 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पूरे मणिपुर में कहीं भी रह सकेंगे और जमीनें ले सकेंगे। ये फैसला कुकी और नागा को मंजूर नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए अवैध चिन लोगों को बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को भी समाप्त करेगी। इसके कारण तस्करों का गैंग सदमे में आ गया है। इसके बाद ईसाई कुकी और ईसाई नागाओं ने अपने दिल्ली बैठे आकाव और कम्युनिस्ट लुटेन मीडिया को जागृत किया। पहले इन लोगों ने अखबारों और मैगजीन में गलत लेख लिखकर उल्टी जानकारी देकर शेष भारत के लोगों को बरगलाने का काम शुरू किया। उसके बाद दिल्ली से सिग्नल मिलते ही ईसाई कुकी और ईसाई नागाओं ने मैती वैष्णव लोगों पर हमला कर दिया, जिसका जवाब मैतियों ने दुगने वेग से दिया और इन लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया, जो कि कुकी और नागा के साथ दिल्ली में बैठे इनके अकाव के लिए भी अनएक्सेप्टेड था। लात खाने के बाद अब ये लोग आदत के अनुसार विक्टिम कार्ड खेल कर रोने लगे। अभी भारत की मीडिया का एक वर्ग जो कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस का प्रवक्ता है, अब रोएगा, क्योंकि पूर्वोत्तर में मिशनरी, अवैध घुसपैठियों और तस्करों के बिल में मणिपुर तथा केंद्र सरकार ने खौलता तेल डाल दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना मणिपुर में हो रही हिंसा की असली वजह को। इसके साथ ही दोस्तों आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।